दोस्तों आज हम बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में। दोस्तों वैसे तो पल्लव वंश से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पल्लव वंश के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इतिहास के लिए एक क्रमवाइज अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को पल्लव वंश के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पल्लव आखिर में थे कौन, पल्लव कौन थे। तो इसके बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पल्लव कौन थे, कहाँ से शुरुआत होता है, फिर उनके शासन के बारे में जानेंगे और शासन पीरियड के बारे में जानेंगे। उसके बाद उनके बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रायः इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग स्थानीय कबीलाई थे। ये लोग कबीलाई थे, कबीला बनाकर रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते थे। दोस्तों पल्लव का अर्थ होता है लता और ये टोडाई का रूपांतरण है, जिसका अर्थ भी लता होता है, इसलिए इन्हें लताओं के प्रदेश का निवासी कहा जाता है। ठीक, पल्लव को लताओं के प्रदेश का निवासी भी कहा जाता था। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी पल्लव भी मानते हैं। दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो बप्पदेव था और जो वास्तविक संस्थापक होता है उसे सिंह विष्णु को माना जाता है। जो संस्थापक जो पल्लव वंश का शुरुआत किया था वो बप्पदेव था और जहाँ से पल्लव वंश की इतिहास शुरू होती है वो पहला शासक सिंह विष्णु है, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आइए दोस्तों पहले जान लेते हैं पल्लव वंश के बारे में और उनके काल पीरियड के बारे में जान लेते हैं और शासन के बारे में कि किसके बाद किसकी शासन शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है सिंह विष्णु। ठीक, सिंह विष्णु दोस्तों ये वास्तविक संस्थापक आता है और ये 577 ईस्वी में शासन संभालता है और 600 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद आता है महेंद्र वर्मन 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन करता है और इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक शासन संभालता है। इसके बाद आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो 668 ईस्वी से लेकर 670 ईस्वी तक शासन संभालता है। और ये सब राजाएँ जो हैं अपने राज्य में अपने शासनकाल में कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, इसलिए सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो 720 ईस्वी से लेकर 731 ईस्वी तक शासन संभालता है। दोस्तों महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो 670 से लेकर 720 ईस्वी तक शासन संभालता है। और इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो 720 से लेकर 731 ईस्वी तक शासन संभालता है, मतलब 11 वर्ष तक शासन करता है। और लास्ट में आता है नंदी वर्मन द्वितीय, जो 731 से 795 ईस्वी तक शासन संभालता है। दोस्तों अब इनके बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। एक पहले तो इनके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। संस्थापक जो थे बप्पदेव, इनके बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने पल्लव वंश का शुरुआत किया था। तो दोस्तों क्या होता है कि जब सातवाहन वंश के अधीन बप्पदेव जो रहता है, सातवाहन वंश के अधीन एक प्रांतीय शासक रहता है। जब सातवाहन वंश था तो उस समय एक छोटे से प्रांत का शासक था बप्पदेव, और सातवाहन वंश के सत्ता के विघटन के समय स्वतंत्र शासक बना। जब सातवाहन वंश का सत्ता विघटित हो रहा था, शासन टूट रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में बट रहे थे, मतलब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था, उस समय ये क्या हुआ कि जो बप्पदेव था, जिस प्रांत का शासक था, उस प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर लेता है विद्रोह करके और वहाँ का शासक बन बैठता है। और धीरे धीरे कांची आंध्र प्रदेश तौंडमंडल तक सत्ता का विस्तार करता है। कहाँ तक? कांची तक, आंध्र प्रदेश तौंडमंडल तक सत्ता का विस्तार करता है और अपनी राजधानी कांची को बनाता है, जो आगे चल के विद्या और मंदिरों का नगर बन जाता है। कांची को अपनी राजधानी बनाता है, आगे चलकर बहुत ही फेमस हो जाता है विद्या और मंदिरों के बारे में। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है और विद्या बहुत चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाती है। इसके समय में जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी और इसने सबसे बढ़िया काम ये किया कि इसने कृषि में योगदान बहुत ज़्यादा दिया, जंगलों को कटवा कर कृषि को बढ़ावा दिया। और इसके बाद क्या होता है, इसका जब मृत्यु हो जाता है तो इसका उत्तराधिकारी जो रहता है शिव स्कंद वर्मन बना, जो इसका पुत्र होता है, जो धर्म महाराज की उपाधि धारण करता है और अश्वमेघ यज्ञ कराता है, राजसूय यज्ञ कराता है। इसका उत्तराधिकारी शिव स्कंद वर्मन। ठीक, इसके बाद क्या होता है, पल्लव वंश का इतिहास जो अंधकार में चला जाता है, थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। कई वर्षों तक इसका
कोई जिक्र नहीं होता। और लास्ट में फिर क्या होता है, सिंह विष्णु उभर के आता है, वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है। यहाँ से एक नया इतिहास शुरू होता है। तो सिंह विष्णु 577 ईस्वी में शासन संभालता है और 600 ईस्वी तक शासन करता है। इसने कई विजय यात्राएं आरंभ की। सिंह विष्णु कई विजय यात्राएं आरंभ की, कई लड़ाइयाँ की, और पल्लव शक्ति का प्रभाव पूर्णतः तमिल प्रदेशों में छा गया। तमिल प्रदेश जितने थे, जहाँ पे थे, वहाँ पर लगभग पूरे तमिल प्रदेश पर पल्लव का साम्राज्य छा गया। इसने चोलो, मलय, कलभ्रो, मालव, पांड्य और चेरों को पराजित किया। अपने राज्य का विस्तार जो है कावेरी तक बढ़ाया, अपने राज्य का विस्तार कावेरी तक ले गया। और इसके बाद क्या होता है, इसका उत्तराधिकारी जो होता है महेंद्र वर्मन, ये शासन संभालता है। और ये शासन 600 से लेकर 630 ईस्वी तक, मतलब 30 वर्ष तक शासन करता है। इसके काल में जहाँ एक तरफ धर्म और साहित्य की प्रगति हुई, तो दूसरी तरफ पल्लवों के चालुक्यों और पांड्यों से युद्ध शुरू हो गए। एक तरफ तो साहित्य और धर्म जो है बहुत प्रगति हुई, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, पल्लवों का जो है चालुक्य और पांड्यों के साथ युद्ध शुरू हो गया। और लगभग 150 वर्ष तक ये युद्ध जारी रहा। यह एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। महेंद्र वर्मन बहुत ही सर्वगुण संपन्न, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसके काल में पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी पर अधिकार कर लिया था। महेंद्र वर्मन के समय में पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब वह इसकी राजधानी कांची की तरफ बढ़ा तो महेंद्र वर्मन उसे पराजित कर देता है। जब कांची तरफ बढ़ता है तो उसे महेंद्र वर्मन से लड़ाई करनी पड़ती है और वो पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे इसके देखते हैं, इसके बाद कौन बनता है। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होता है शासन संभालता है। 630 से लेकर 668 ईस्वी तक ये शासन संभालता है। इसने क्या मुख्य काम किया, इसने चालुक्यों की राजधानी बादामी को जीता। चालुक्यों की राजधानी बादामी को जीता और इस विजय के बाद महामल्ल की उपाधि धारण करता है। सबसे मुख्य काम इसने ये किया कि चालुक्यों की राजधानी बादामी को जीत लेता है और इस विजय के बाद महामल्ल की उपाधि धारण करता है। इसी के युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। संभवतः ये मालूम पड़ता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के साथ ही युद्ध करते हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वह महेंद्र वर्मन द्वितीय होता है, जो 668 से 670 तक शासन संभालता है। नरसिंह वर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन, ये नरसिंह वर्मन का पुत्र रहता है, शासक बना। इसने क्या किया कि उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित किया। इसने मुख्य काम ये किया कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित कर देता है। और इसके बाद जो शासक बनता है परमेश्वर वर्मन प्रथम रहता है, जो 670 से 680 ईस्वी तक शासक बना रहा। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी तक शासक बना रहा है। महेंद्र वर्मन द्वितीय के पश्चात परमेश्वर वर्मन शासक बना। महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वर वर्मन शासक बना। इसके शासन में पल्लवों और चालुक्यों में भयंकर संघर्ष पुनः शुरू हो गया। फिर से जो है इसके शासन में पल्लवों और चालुक्यों में फिर से युद्ध छिड़ गई। इसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के लाखों सेना को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि राजा को जो है युद्ध क्षेत्र से फटे हुए कपड़े में भागना पड़ा। युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, परंतु विक्रमादित्य के अभिलेखों में ये राजा परमेश्वर वर्मन की पराजय का उल्लेख मिलता है। ठीक, परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय क्या हुआ कि चालुक्य और पल्लवों में फिर से युद्ध छिड़ गया और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के लाखों सेना को इतनी तरह से परमेश्वर वर्मन ने पराजित किया कि विक्रमादित्य को युद्ध क्षेत्र से फटे हुए कपड़ों में भागना पड़ा। लेकिन यहाँ विक्रमादित्य के अभिलेखों में क्या मिलता है कि राजा परमेश्वर वर्मन की पराजय का उल्लेख मिलता है। इनके विक्रमादित्य के अभिलेख में ये मिलता है कि राजा परमेश्वर वर्मन पराजित हुए थे। चूँकि यहाँ लिखा गया है कि विक्रमादित्य ने पराजित हुए थे, तो इतिहासकारों का ये अनुमान है कि पहले हो सकता है परमेश्वर वर्मन को विजय हुआ हो, फिर उसके बाद विक्रमादित्य विजय हुआ हो, मतलब दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जो सफलता मिली हो बारी बारी करके। ठीक, इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो 680 से 720 ईस्वी तक शासन संभाला। इसके शासनकाल में एकदम शांति बनी रही, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, पूर्णतः
शांति बनी रही। उसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय 720 ईस्वी से लेकर 731 ईस्वी तक शासन संभालता है। इसके शासनकाल में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य, इसके शासन में काल में क्या होता है, चालुक्य का युवराज होता है जो राजकुमार विक्रमादित्य ने गंग राजकुमार एरेयप की मदद से, चालुक्य का जो युवराज होता है विक्रमादित्य गंग राजकुमार एरेयप की मदद से कांची पर आक्रमण कर लेता है और इस युद्ध में परमेश्वर वर्मन पराजित हुआ। ठीक, यहाँ पर कांची पर उसने युद्ध कर दिया और परमेश्वर वर्मन पराजित हो गया। किसने किया था? विक्रमादित्य युवराज था जो चालुक्य का, और किसकी मदद से? एरेयप की मदद से, गंग के राजकुमार एरेयप की मदद से। ठीक, इसने कांची पर अधिकार कर लिया। अपनी इस पराजय की बदला लेने के लिए परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने क्या किया, गंग नरेश सिरी पुरुष पर आक्रमण कर दिया। जहाँ का राजकुमार था, ठीक है, वहाँ के राजा पर आक्रमण कर दिया। किसने? परमेश्वर वर्मन। लेकिन इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में वो पुनः पराजित हो गया। ठीक, अब इसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। अब इसके आगे नंदी वर्मन द्वितीय जो शासन संभालता है, जो 731 से लेकर 795 ईस्वी तक शासन बना रहा है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय का कोई संतान नहीं था। ठीक, जो हारा था विक्रमादित्य से और गंग नरेश से, उसका कोई संतान नहीं था। इसलिए उसके मृत्यु के बाद भीषण संघर्ष हुआ। किस चीज़ के लिए? उत्तराधिकारी के लिए। लेकिन जन सहयोग और सेनापति उदयचंद्र के सहयोग से, लेकिन जनता के सहयोग से, और एक सेनापति रहता है उदयचंद, उसकी सहायता से नंदी वर्मन द्वितीय शासक बना। नंदी वर्मन द्वितीय जो होता है शासक बन जाता है। इसके शासनकाल में चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पांड्य और चोलों से बराबर युद्ध होता रहता है। इसके शासनकाल में इन लोगों से बराबर इसका युद्ध चलता रहता है। विक्रमादित्य चालुक्य ने इसके शासनकाल में कांची पर आक्रमण किया, पर नंदी वर्मन ने इसे हरा दिया। विक्रमादित्य यहाँ फिर एक बार हार जाते हैं, नंदी वर्मन ने उसे हरा दिया, नंदी वर्मन द्वितीय ने। कालांतर में क्या होता है? कालांतर में लास्ट में देखा जाता है कि नंदी वर्मन राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से पराजित हो गया। नंदी वर्मन जो होता है राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से पराजित हो जाता है, और संभवतः क्या मालूम होता है कि राष्ट्रकूटों ने पल्लवों का आधिपत्य समाप्त कर देता है। यहाँ से पल्लव समाप्त हो जाते हैं, उनका इतिहास खत्म हो जाता है। दोस्तों, पल्लव वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी एक आध पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।